नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी व्याकरण के फर्स्ट लेक्चर वर्ण विचार को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वो छोटी सी छोटी वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ओ, ई, क, ख, म आदि वर्ण के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उच्चारण के आधार पर हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं। तो अगला देखते हैं हिंदी वर्णमाला की संरचना। तो हम हिंदी वर्णमाला के संरचना को देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोग व 2 और आपके अन्य द्विगुण वर्ण आपके 2 होते हैं। तो सबको एक एक के देखते हैं। आपके स्वर में आपको ओ, आ, हर्षी, दीर्घ, हर्षु, ध्रुव, री, ए, ऐ, ओ होते हैं। और व्यंजन वर्ण में आपके को से हो तक के मूल व्यंजन जिसकी संख्या आपके 33 होती है और संयुक्त व्यंजन में अक्षत्र, ज्ञ और वी होते हैं। और अयगवा में आपके अनुस्वार और विसर्ग और अन्य द्विगु व्यंजन में आपके बरा, रो और ढो होते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके वर्ण की संख्या के विवरण। आपके स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अन्य वर्ण आपके 8 होते हैं और कुल वर्ण की संख्या आपके 52 होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? तो जिन वर्णों के बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 संख्या स्वर के होते हैं, जिसके यहाँ से ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ जो आपके स्वर वर्ण होते हैं। वह देखते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण स्वरों के भेद। तो आपके स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो सबको देखते हैं। यहाँ पर हास्य स्वर जिनकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आपके दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, इसका प्रयोग अक्सर पुकारने या संगीत में होता है, जैसे ओम आपके प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। तो आगे देखते हैं मात्राएं। तो व्यंजनों के साथ स्वर के जिन रूप को जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर के जिस रूप को जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। तो हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, केवल ओ को छोड़कर। ओ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा,
ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा और ओ का मात्रा। आगे देखते हैं ओ की विशेषता क्या है। तो आपको बताते हैं ओ स्वर की कोई दिखाई देने वाली मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों में पहले से जुड़ा होता है। जैसे को में ओ को जुड़ते हैं तो को होते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर अयोगवा। तो हिंदी में दो वर्ण ऐसे हैं जो न तो पूरी तरह स्वर है और न ही ये व्यंजन है, तो इन्हें अयोगवा कहते हैं। तो आपके अनुस्वार और विसर्ग दो अयोगवा हैं। तो अनुस्वार नाक से निकलने वाली ध्वनि जैसे पंखा, गंगा। आपके विसर्ग अंत में हो जैसी ध्वनि जैसे अतः, प्रातः, अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों से जैसे चांद, आंख। आइए देखते हैं आपके व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे क में हलंत लगा के लिखा जाता है। तो हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन माने जाते हैं। तो को से लेकर हो तक। आगे देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के माना गया। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। आपके को से ओ तक वर्ग जो 25 होते हैं। आपके जीभ मुख के अलग अंगों को स्पर्श करते हैं। जीभ मुख के अलग अंगों को स्पर्श करते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यो, रो, लो, वो को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। और उष्म व्यंजन तालंश, मूर्धन्य, दंश और हो को उष्म व्यंजन कहते हैं। मुख से गर्म वायु यानी रगड़ के साथ निकलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। वर्ग का नाम पहले अक्षर पर होता है। जैसे कि यहाँ पर सभी स्पर्श व्यंजन का उदाहरण दिया गया है। यहाँ स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। वर्ग का नाम पहले अक्षर पर होते हैं। जैसे को, खो, गो, घो। आपके क वर्ग इसके पहला अक्षर के नाम से लिखा। इनके बोलते समय गले यानी कंठ का प्रयोग होता है। चो वर्ग चो जो जिसके पहला अक्षर चौक से इसका नाम लिखा है चौवर्ग। इन्हें बोलते समय जीभ मुंह की छत यानी तालु की छूती है। टोवर्ग इसके बोलते समय जीभ मुड़कर तालु के अगले भाग यानी मूर्धा को छूती है। तो आगे है तवर्ग यानी दांत से, इसकी उच्चारण दांत से होती है। इन्हें बोलते समय जीभ दांतों को छूती है। तो अगला है पवर्ग जिसकी उच्चारण होठ से होती है। इन्हें बोलते समय दोनों होठ आपस में मिलते हैं। अगला देखते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। बोलते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती। इनकी संख्या 4 है। यो, रो, लो और वो। अगला देखते हैं आपका उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ है गर्म। इन्हें बोलते समय मुंह से हवा रगड़ खाकर निकलती है जिससे गर्मी पैदा होती है। इनकी संख्या 4 है। तालंश, मूर्धन्य, अंश और हो। अगला देखते हैं आपका संयुक्त व्यंजन यानी विशेष मेन यानी जो ये संयुक्त व्यंजन है दो दो वर्ण से मिलकर संयुक्त होकर बनता है। तो यहाँ पर आपके अक्षो हो गया, थरो हो गया, य हो गया और रे जो आपके आधा को और सो से मिलकर बना है। और ये आपका तरो आपके तो और
रो से मिलके बना है, जो जो आपके जो और यो से मिलके भी बना है। आपके री जो है सो रो से मिलके बना है। तो आगे और देखते हैं आपके नव विकसित ध्वनि यानी उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी में दो नए व्यंजन विकसित हुए हैं, बरारो और ढो। ये आपके डो और ढो के नीचे बिंदु लगाकर बनते हैं। उदाहरण के लिए आपके जैसे आप लिखते हैं सड़क, पढ़ाई, ये आपके ये आपके बरारो के काम करता है, ये आपके ढ का काम करता है। आगे देखते हैं आपके आगत ध्वनि यानी विदेशी वर्ण, यानी जो ध्वनियाँ दूसरे भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी से हिंदी में आई हैं, जैसे आपके ज्यो के नीचे आपके नुक्ता लगा होता है, फो के नीचे नुक्ता लगाता है और ओ, ये सभी आपके विदेशी वर्ण हैं, जिसे आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। ओ का प्रयोग अंग्रेजी भाषाओं से आया है। इसका उच्चारण ओ और आ के बीच का होता है। उदाहरण के जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर, कॉलेज, इसका प्रयोग यहाँ पे होता है डॉक्टर, कॉलेज, ये सभी अंग्रेजी वर्ड अंग्रेजी भाषा से आया है। अगला है जो और फो, जिससे नुक्ता, जो के नीचे नुक्ता लगा रहता है, फो के नीचे नुक्ता नहीं। अरबी, फारसी, यह जो है आपके अरबी फारसी शब्दों के सही उच्चारण के लिए वर्ण के नीचे नीचे आपके बिंदु नुक्ता लगाई जाती है। तो अगला देखते हैं आपके आपके व्यंजन के यानी श्वास प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। आप बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा यानी श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोनों को बार बार करके देखते हैं। यहाँ पर है प्राणवायु के आधार पर आपके दो वर्ण होते हैं, अल्प प्राण, और दो व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण में मुख से हवा निकलती है, यानी अल्प प्राण वर्ण के उच्चारण के समय आपके मुख से कम हवा निकलती, यानी प्राणवायु के आधार पर आपके अल्प प्राण और महाप्राण दो व्यंजन होते हैं। उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है और इसके उच्चारण मुख से अधिक हवा निकलती है। सभी जितने भी वर्ण हैं उसके पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और आपका दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो आगे देखते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन। अल्प यानी कम, इन्हें बोलते समय मुंह से कम हवा निकलती है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यो, रो, लो जैसे को, खो, गो, ये सभी आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। अगला देखते हैं महाप्राण व्यंजन। महा यानी अधिक, इन्हें बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकलती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालांश, मध्यांश, उदांश हो, ये सभी आपके महाप्राण व्यंजन हैं। जैसे कि आपके खो और घो। पहला देते हैं घोष के आधार पर वर्गीकरण। घोष के आधार पर वर्ग व्यंजन के दो भेद होते हैं, अधोष और घोष और अघोष और घोष व्यंजन। यहाँ पे अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जागृत नहीं होती हैं उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दो वर्ण आपके अघोष हैं, और जिनके जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जागृत होती हैं, और जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जागृत होती है उन्हें घोष कहते हैं।
प्रत्येक वर्ण के अंतिम 3 वर्ण, और इसमें होता है प्रत्येक वर्ण के प्रथम 2 वर्ण आपके घोष होते हैं, प्रत्येक वर्ण के अंतिम 3 वर्ण आपके घोष होते हैं। और यो, रो, लो, वो और हो, ये सभी स्वर वर्ण हरित और दंश, ये जितने भी आपके स्वर वर्ण है वो आपके घोष होते हैं, और तनव समुदांश दांश आपके अघोष होते हैं। अगला देखते हैं द्विज व्यंजन। द्विज व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ आए, पहला आपको आधा आए, दूसरा आपके पूरा आए, तो उसे द्विज व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा चौ और आपका पूरा चौ, चच यानी सच्चा बच्चा आप लिखते हैं, आपको आधा को और पूरा को लिखा है, कक लिखा है, जैसे पक्का, मक्का, अरे तो आधा तो और तो तक, यानी पत्ता, कत्ता, ये सभी आपके द्विज व्यंजन होते हैं, जिसमें पहला अक्षर आपके आधा होता है और दूसरा आपके पूरा होता है। अगला देखते हैं आपके संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं, पहला आपके आधा होता है और दूसरा आपके पूरा होते हैं, तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आधा सो और आपके पूरा थो, अस्थ, जैसे आपको पढ़ते हैं स्थान, और आधा मुंह और पूरा हो, मह, तुम्हारे, उदाहरण के लिए आपके तुम्हारे, आधा को और ये क्यों, क्यारी, ये सभी आपके संयुक्ताक्षर है, जिसमें आधा यहाँ पर आपके आधा को है, पूरा आपका यो है, तो ये आपका संयुक्ताक्षर है। अगला देखते हैं रो। रो के विभिन्न रूप, आपने रो के बहुत सारे रूप को देखते होंगे। जैसे हिंदी में रो व्यंजन का प्रयोग कई तरह से होता है। सामान्य रो, आप जैसे रथ लिखते हैं, इसमें आपके सामान्य रूप होते हैं। रेफ में आपको रो के ऊपर ऐसा रेफ लगा देते हैं, और पर्देन में ऐसा लिखते हैं। तो सभी को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको रेफ का प्रयोग, रेफ का प्रयोग यहाँ पर जब रो आधा स्वर रहित, आधा यानी स्वर रहित होता है, तो वो अगले अक्षर के ऊपर लगता है। उदाहरण के लिए कर्म, जैसे यहाँ पर आपके रो जो है ना स्वर बिना स्वर के हैं, इसलिए यह आपके अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। अगला है आपका पर्देन। पर्देन यहाँ पर आपके जब रो पहले वाला व्यंजन आधा हो, तो रो उसके पैर यानी नीचे लगता है। यानी आपको होता है यहाँ पर, अगर पहला अक्षर आपका आधा हो, तो यहाँ पर रो का प्रयोग उसके नीचे लगता है, यहाँ पर लगता है। जैसे आपको कर्म, ग्रह, राष्ट्र, यहाँ सब आपको उसके नीचे लगा है, इसमें रो इसका पहला जो अक्षर होगा वो आपके आधा हो, व्यंजन आधा होगा। अगला देखते हैं व्यंजन या स्वर के उच्चारण। ध्वनि के निकलने का स्थान मुख के विभिन्न अंगों पर निर्भर करता है। आपके कंठ पे, तालु पे, मूर्धा पे, दंत पे, होठ पे। फिर सभी उच्चारण स्थान को देखते हैं। जैसे कंठ से आपके ओ, आ, को, खो, गो, घो और हो, और विसर्ग का उच्चारण आपके कंठ से होता है। और तालु से आपके बराई, तालु से आपके छोटा आई, बराई, चो, चो, जो, झो, यो और सो आपकी तालु से होता है, इसके उच्चारण। हम मूर्धा से देखते हैं री, टो, ठो, डो, ढो, रो, दंत सो, इन सभी को उच्चारण आपके मूर्धा से होते हैं। अगला देखते हैं आपके दंत से आपके लिरी, तो, थो, तो, धो, नो, लो और
मूर्धांशों की उच्चारण आपकी दंत से होते हैं और होठ से आपके बड़ा ऊ, होठ से आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, वो और मु, इन सभी की उच्चारण आपके होठ से होते हैं और नासिक से आपके अनुस्वर और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी जितने भी आपके वर्ण हैं उसका पंचम वर्ण उच्चारण आपके नासिक से होता है। तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में दो दो उच्चारण स्थान की आवश्यकता होती है, उसे हम संयुक्त उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि कंठ और तालु साथ ए और ऐ का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कि आपको ए ऐ और कंठ और होठ से आपको ओ और औ का उच्चारण होता है। ओ कंठ और ऊ होठ के मेल से बने होने के कारण इसका उच्चारण कंठ होठ है। और आपके दंत और होठ से वो इसके उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे का होठ मिलते हैं। अगला देखते हैं। इसी तरह आप देखते हैं भाषा की यात्रा। भाषा की यात्रा वर्ण से वाक्य तक आपके देखते हैं वर्ण वर्ण मिलके आपके अक्षर बनाता है और अक्षर से आपका शब्द बनता है और शब्द से आपका वाक्य बनता है। इसमें आपके वर्ण में मूल ध्वनि ओ और को है और संयुक्त स्वर युक्त वर्ण आपके को है। तो वर्णों का मेल कलम पूर्ण भाव राम पढ़ता है। इसी तरह यह आपका लेक्चर खत्म होता है। तो धन्यवाद। आशा है आपको वर्ण विचार का यह संक्षिप्त परिचय पसंद आया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।